Hello students, this is Rani ma'am from Unique Classes and welcome you again to Fundamentals of English. आपको लगेगा कि मैम ने तो इतना सारा वीडियोस डाल दिया और बाद में आ रहे हैं फंडामेंटल्स. नो डाउट फंडामेंटल्स बहुत ज़रूरी है, तो आप जब भी वीडियोस देखना पहले फंडामेंटल्स देख लेना, चीज़ें और भी क्लियर हो जाएगी. ऐसे बिना फंडामेंटल्स देखे भी आप पढ़ोगे कोई दिक्कत नहीं होगी. जब मन जहाँ से वीडियोस आप पढ़ सकते हो. आ जाओ, फंडामेंटल्स ऑफ इंग्लिश. स्टूडेंट्स को फंडामेंटल्स ऑफ इंग्लिश जानना बहुत ज़रूरी है. फंडामेंटल्स ऑफ इंग्लिश में मैं डिस्कस कर रही हूँ पार्ट्स ऑफ स्पीच पे. कई बार बच्चे मुझसे पूछते हैं मैम फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है. फिगर ऑफ स्पीच में ये तो पार्ट ऑफ स्पीच है. पार्ट ऑफ स्पीच में हम क्या पढ़ते हैं, किसी वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, हमारा सेंटेंस क्या से बनता है. हमारा सेंटेंस वर्ड से बनता है और आपको जानना ज़रूरी है ना कि उस वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है. जो हमारा सेंटेंस है, जो वाक्य जिन शब्दों से बना है, वो शब्द क्या है. वो शब्द आपका नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, कुछ भी हो सकता है. तो इसको हम बोलते हैं पार्ट ऑफ स्पीच. पार्ट ऑफ स्पीच मतलब जो आप बोलते हो उसमें जिस वर्ड को यूज़ किया है, आप देखना है कि वो वर्ड किसका काम कर रहा है, नाउन का, प्रोनाउन का, प्रेपोजिशन का, कंजंक्शन का. एक होता है फिगर ऑफ स्पीच. फिगर ऑफ स्पीच या फिगरेटिव स्पीच, इससे हम सेंटेंस को सजाते हैं. ठीक है, इंग्लिश को सजा रहे हैं, सेंटेंस को सजा रहे हैं किस लिए? क्योंकि हमारे सेंटेंस को और भी इफेक्टिव, असरदार, पावरफुल बनाने के लिए हम फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ करते हैं. और वैसे तो बहुत सारे फिगर ऑफ स्पीच है. एक वीडियो तो मैंने डाला हुआ है, अभी बच्चों के डिमांड्स आ रहे हैं और भी वीडियोस मिल जाएंगे. मेटाफर, सिमिली, ठीक है, ऑक्सीमोरोन, एलिटरेशंस, बहुत सारी चीज़ें, एंटीथेसिस. वो फिगर ऑफ स्पीच से हम सेंटेंस को सजाते हैं, सेंटेंस को और भी दमदार, इफेक्टिव बनाते हैं. जैसे मैंने एक सेंटेंस लिख दिया, ही फॉट ब्रेवली. ये सेंटेंस उतना असरदार नहीं लग रहा है. ठीक है, उसने बहुत बहादुरी पूर्वक फाइट किया. अभी मुझे अपने सेंटेंस को और भी पावरफुल बनाना है, और भी दमदार, असरदार, इफेक्टिव बनाना है. तो मैं ये भी बोल सकती हूँ ना, ही फॉट लाइक अ लायन. उसने शेर की तरह लड़ा. अब शेर वर्ड आ गया, मतलब कुछ ज़्यादा ही बहादुरी पूर्वक लड़ा. तो मैंने थोड़ा सेंटेंस को और भी ब्यूटीफुल बना दिया. और बार बार आपको बोलती हूँ कि इंग्लिश इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल लैंग्वेज. ब्यूटीफुल है तभी तो हम इसको सजा रहे हैं. क्यों ब्यूटीफुल है? फिगर ऑफ स्पीच से सजा रहे हैं. और मैं ये भी बोल सकती हूँ, ही वॉज अ लायन इन द फाइट. तो फाइट में वो शेर था. तो ये तो कुछ ज़्यादा और असरदार हो गया. इसे मेटाफर बोलते हैं, ये सिमिली बोलते हैं. और पार्ट ऑफ स्पीच के पहले फिगर ऑफ स्पीच के पहले ही वीडियो में मैंने मेटाफर और सिमिली के बीच में डिफरेंस बताया. ठीक है, बट यहाँ आज के सेशन में वी वोंट डू फिगर ऑफ स्पीच, वी विल बी डूइंग पार्ट्स ऑफ स्पीच. और एक सिंगल वीडियो में इट्स नॉट पॉसिबल टू कवर ऑल द 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच. ठीक है, तो हम अलग अलग, जैसे पहला वीडियोस में 4 करेंगे, फिर वर्ब में तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लगने वाला, फिर 3 करेंगे, फिर 1-2 कर लेंगे, कवर कर लेंगे, नो नीड टू वरी. तो आज हमारे पार्ट ऑफ स्पीच में 8 पार्ट ऑफ स्पीच है. दैट इज नाउन, प्रोनाउन, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब एंड इंटरजेक्शन. ओके, आपने इसे जूनियर क्लास में भी नाउन तो पढ़ा ही होगा. लेकिन आप ये सोचो ना, जूनियर क्लास में आपने नाउन तो पढ़ा होगा, बट फिर भी अभी भी बच्चों को दिक्कत हो रही है नाउन, प्रोनाउन, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन पहचानने में. नो डाउट स्टैंडर्ड 2-3 से आप पढ़ते आ रहे हो, बट दिक्कत अभी भी क्यों हो रही है? इसलिए क्योंकि वहाँ पे हमने क्या किया था ना कि सिर्फ यहाँ पे जो हम ग्रामर पढ़ रहे हैं, वहाँ पे आपने क्या पढ़ा था कि नाउन क्या होता है. जैसे व्हाट आर नाउन, टीचर ने आपको पढ़ाया होगा और सही पढ़ाया है, क्योंकि टीचर आपको बहुत ज़्यादा दिमाग पे आपका जोर नहीं देते हैं उस समय. 3rd-4th में आपका दिमाग छोटा होता है, बट अब तो मैं आपके दिमाग पे पूरा जोर दूंगी, दिमाग बड़ा हो गया है सब. उस समय टीचर आपको नाउन पढ़ाते हैं. ठीक है, जैसी नेसेसिटी होती है वैसे उस अकॉर्डिंग टीचर पढ़ाते हैं. बट ये जो हमारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है ना, यहाँ पे हम फंक्शनल ग्रामर पढ़ते हैं. ठीक है, कॉन्सेप्चुअल वगैरह तो सब रहेगा ही, फंक्शनल ग्रामर. जैसे जूनियर क्लासेस में आपने पढ़ा होगा कि नाउन होता क्या है. नाउन्स आर नेमिंग वर्ड्स. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नाउन्स आर देयर? 5 टाइप्स ऑफ नाउन्स आर देयर. वो सब पढ़ा होगा. सेंटेंस दे देते थे, उसमें वो वर्ड अंडरलाइन कर देंगे एंड देन दे विल टेल यू कि आइडेंटिफाई करो कि कौन सा वर्ड नाउन है और कौन सा नाउन का कौन सा टाइप है. बट यहाँ तो वो सब आने वाला नहीं है. यहाँ हम जो पढ़ रहे हैं दैट इज़ फंक्शनल ग्रामर, ऑब्जेक्टिव ग्रामर. नाउन का ऑब्जेक्टिव, नाउन का उद्देश्य क्या है, नाउन का फंक्शन सेंटेंस में क्या होता है, नाउन का पोजीशन क्या होता है, प्रेपोजिशन का पोजीशन क्या है, वो सब हम पढ़ेंगे. ठीक है, डायरेक्ट मुद्दे पे अटैक करना है. एग्जाम एक ऑब्जेक्टिव अप्रोच से हमें पढ़ना है. अब आ जाओ, नाउन, प्रोनाउन, प्रेपोजिशन हमारे 8 पार्ट ऑफ स्पीच है, बट आज मैं सारा डील नहीं करूंगी. आज मैं आपके साथ 4 डील करूंगी.
हाउ टू आइडेंटिफाई, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा वर्ड नाउन है, कौन सा वर्ड प्रेपोजिशन, कौन सा वर्ड प्रेपोजिशन है, कौन सा वर्ड प्रोनाउन है, कौन सा वर्ड कंजंक्शन है, इसको हम बाद में करेंगे, इसलिए अभी मैं इसके बारे में कुछ चर्चा भी नहीं करूँगी। हम इसको करते हैं, आज हम करते हैं नाउन, प्रोनाउन, प्रेपोजिशन और कंजंक्शन। हाउ टू आइडेंटिफाई व्हाट इज द फंक्शन ऑफ नाउन, नाउन किसका काम करता है, ठीक है। चलो इसको देखते हैं हम। पहले हम नाउन प्रोनाउन को डील करते हैं, कंपैरिजन में पढ़ोगे। नाउन, अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज ए नाउन तो बता दोगे, बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो व्हाट आर नाउन्स, नाउन्स आर नेमिंग वर्ड्स, बट हमें इसकी ज़रूरत नहीं, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे कि नाउन क्या होता है, वो तो ठीक है, डेफिनेशन तो आपने बोल दिया, बट देखना है कि नाउन का फंक्शन क्या होता है, नाउन का काम क्या होता है, ये वाक्य में किसका काम करता है, इसको वाक्य में कैसे यूज़ किया जाता है। हमारा जो नाउन का काम होता है सेंटेंस में क्या बनना, सब्जेक्ट बनना और ऑब्जेक्ट बनना। नाउन का फंक्शन ही क्या होता है कि या तो वो सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह काम करेगा या तो ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। सब्जेक्ट इज द डूअर, ओके, और ऑब्जेक्ट इज द रिसीवर। आई टेल यू व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डूअर एंड रिसीवर। चलो अब इंग्लिश तो थोड़ा किया, हिंदी भी चलते हैं। सब्जेक्ट इज द कर्ता, जिसके बारे में बात कही गई है या कोई काम कर रहा है वो करता है, एंड ऑब्जेक्ट इज द कर्म। कर्ता और कर्म में क्या, कर्ता और कर्म के बीच में क्या आ जाता है, हमारा वर्ब आ जाता है। कर्ता कोई वर्ब करता है, कोई काम करता है, उसका इफेक्ट जिस पे पड़ता है उसको क्या बोलते हैं, हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। सपोज आई राइट दिस वर्ड, द पियून रैंग द बेल, दिस इज अ सेंटेंस, ओके, द पियून रैंग द बेल, दिस इज अ सेंटेंस। एंड कौन काम कर रहा है यहाँ पे, हु इज डूइंग द वर्क, द वर्क हैज बीन डन बाय, द वर्क कौन कर रहा है, वर्क हमारा पियून कर रहा है। तो पियून इज द डूअर ऑफ द सेंटेंस, पियून काम कर रहा है, पियून हमारा करता है। पियून ने क्या काम किया, पियून ने कुछ ना कुछ काम तो किया होगा ना, उसका इफेक्ट किसी और पे पड़ा होगा। डूअर ये है और एक्शन का रिसीवर इज द ऑब्जेक्ट। पियून ने क्या काम किया, पियून ने एक काम किया है वर्ब, बेल रिंग करने का काम। बेल तो पियून ने रिंग किया, बट उसका इफेक्ट किस पे जाके पड़ा, उसका इफेक्ट बेल पे जाके पड़ा। तो बेल इज द रिसीवर ऑफ द सेंटेंस। रिसीवर मतलब काम कोई और करता है, क्रिया कोई और हो रही है, और उस क्रिया, जो क्रिया हो रही है वो वर्ब है, और जो क्रिया को रिसीव कर रहा है, क्रिया का प्रभाव जिस पे पड़ रहा है, द इफेक्ट ऑफ द वर्ब फॉल्स ऑन द रिसीवर। सो दिस इज द रिसीवर, एंड डूअर इन अदर वर्ड इज नोन एज सब्जेक्ट, और रिसीवर ऑन द अदर वर्ड इज नोन एज ऑब्जेक्ट। तो कोई आपसे, एंड व्हाट इज पियून, दिस पियून इज नाउन, और बेल भी क्या है, नाउन, बेल इज ऑल्सो अ नाउन। तो क्या क्लियर हुआ कि किसी भी वर्ड को नाउन बनने के लिए क्या होना, हमारा जो नाउन है या तो वो सेंटेंस का सब्जेक्ट बनेगा या तो वो सेंटेंस का ऑब्जेक्ट बनेगा। नाउन कैन एक्ट एज अ सब्जेक्ट एज वेल एज एन ऑब्जेक्ट। अब इसी से रिलेट करते हैं हम प्रोनाउन को, एंड एज यू पीपल नो, जो जो काम नाउन करता है वही वही काम प्रोनाउन भी करता है, ठीक है। जो जो, क्योंकि नाउन के बदले ही तो प्रोनाउन जाता है। बार बार नाउन ना हो, बार बार नाउन रिपीट ना हो, नाउन के रेपिटेशन को हटाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, प्रोनाउन का। तो जब नाउन के बदले ही प्रोनाउन जाता है तो जो जो काम नाउन करेगा वो काम प्रोनाउन भी करेगा, ठीक है। तो प्रोनाउन भी, इसका मतलब क्या है, प्रोनाउन का भी स्टेटस क्या होता है, प्रोनाउन का भी फंक्शन क्या है। जब नाउन सब्जेक्ट बन सकता है तो हमारा प्रोनाउन भी सेंटेंस का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनेगा, क्योंकि नाउन के बदले ही तो आप प्रोनाउंस डाल रहे हैं। अभी मैंने बोला जो जो काम नाउन करेगा वही वही काम प्रोनाउन भी करेगा, बट एक दो काम ऐसा भी है जो नाउन करता है और प्रोनाउन नहीं करता है। कौन सा काम, एक तो आर्टिकल। आर्टिकल कभी भी प्रोनाउन के पहले यूज़ नहीं होता है, आर्टिकल नाउन के पहले यूज़ होता है। और एक चीज़ और, हमारा कभी कभी वर्ब नाउन का काम करता है। एक मैं आपको आगे बताऊंगी, एक जीरेंड होता है, ठीक है। जीरेंड भी एक सब्जेक्ट होता है जो नाउन का काम करेगा। जो जीरेंड हमेशा नाउन होगा, बट जीरेंड कभी भी प्रोनाउन नहीं यूज होगा, ठीक है। दो तीन ऐसा कंडीशन है जो नाउन तो कर सकता है, प्रोनाउन नहीं करेगा, बट बाकी सारा चीज़ जो नाउन करता है वही प्रोनाउन भी करेगा। एक आर्टिकल के साथ नाउन का यूज़ हो सकता है, बट आर्टिकल के साथ प्रोनाउन नहीं यूज़ करेंगे। और जीरेंड जो है वो नाउन होता है, बट जीरेंड कभी भी प्रोनाउन नहीं होगा। आगे अभी हम क्लियर करेंगे इसको, ओके। अब देखो, मैं इसी सेंटेंस में, ये पियून है, मैं पियून की जगह लिख दे रही हूँ ही, और फिर लिख दिया मैंने रैंग, और फिर बेल नॉन लिविंग थिंग है, इसके लिए लिख दिया मैंने इट।
ओके। ही हमारे सेंटेंस का क्या है? सब्जेक्ट, और इट क्या है? ऑब्जेक्ट। और ही हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट है इन द फॉर्म ऑफ प्रोनाउन, और इट भी हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट है इन द फॉर्म ऑफ प्रोनाउन। देखो, जो काम नाउन ने किया सब्जेक्ट बनने का और ऑब्जेक्ट बनने का, वही काम प्रोनाउन ने किया। प्रोनाउन भी सब्जेक्ट हो सकता है और प्रोनाउन भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। तो सबसे पहले हमने डिफरेंस क्या देखा? नाउन और प्रोनाउन पार्ट ऑफ स्पीच किया कि जो काम नाउन करेगा वही काम प्रोनाउन भी करेगा। नाउन का फंक्शन क्या है? सब्जेक्ट बनना और ऑब्जेक्ट बनना। उसी तरह सेंटेंस में प्रोनाउन का भी काम क्या होता है? सब्जेक्ट बनना और ऑब्जेक्ट बनना। और इसका एक और कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, नाउन और प्रोनाउन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनने के अलावा इसका और एक कैरेक्टर क्या होता है कि हमारा जो नाउन और प्रोनाउन है, आप देखोगे जैसे जैसे आप वीडियोस वॉच करोगे ना सीक्वेंस में, कैसी हर जगह का कॉन्सेप्ट्स कहाँ कहाँ काम आएगा। अभी तो मैंने नाउन प्रोनाउन बताया, इसका फंक्शन बताया कैसे यूज़ किया जाता है, और इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। नाउन का कैरेक्टरिस्टिक्स सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो होता है, और नाउन और प्रोनाउन का एक और काम होता है, इसके पास टेंडेंसी होती है सिंगुलर और प्लूरल बनने की। जैसे हमारे ग्रामर में 8 पार्ट ऑफ स्पीच मैंने लिखा था, तो 8 पार्ट ऑफ स्पीच में से बस 3 ही पार्ट ऑफ स्पीच सिंगुलर और प्लूरल बनता है। एक तो वर्ब बनता है, वर्ब का भी सिंगुलर और प्लूरल होता है, और एक नाउन का भी सिंगुलर प्लूरल होता है और प्रोनाउन का भी होता है। जब नाउन का सिंगुलर प्लूरल हो सकता है तो प्रोनाउन का भी हो सकता है। जैसे वर्ब का और नाउन और वर्ब में डिफरेंस क्या है? नाउन में एस लगा के प्लूरल बनाते हैं, बट वर्ब में प्लूरल बनाने के लिए एस हटाते हैं। वो हम सब्जेक्ट वर्ब में मैंने किया भी है। नाउन का सिंगुलर प्लूरल होगा, जैसे राम का प्लूरल और नाउन में भी ध्यान रखना है कि नाउन का प्लूरल बनता है, बट 5 नाउन में से सबका प्लूरल नहीं बनता है। हमारे 5 टाइप्स ऑफ नाउन्स है ना, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन। 5 नाउन में से प्लूरल सिर्फ 2 ही का बनता है, एक कलेक्टिव का और दूसरा कॉमन का। जैसे मैंने बॉय लिखा, बॉय का प्लूरल आपने बॉयज कर दिया, तो नाउन का सिंगुलर प्लूरल बनता है। उसी तरह प्रोनाउन का भी बनता है। ही का क्या बना दोगे? दे। आई का वी बना सकते हो, ठीक है। शी का भी दे बन गया। यू तो सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है। तो नाउन और प्रोनाउन का एक और काम होता है, इसका कैरेक्टरिस्टिक सिंगुलर और प्लूरल बनना, ठीक है। पहले तो मैं पूरा आपको फंडामेंटल्स करवा दूंगी, उसके बाद आई विल गिव यू सर्टेन सेंटेंसेस जहाँ पे आप आइडेंटिफाई करोगे, ठीक है, कहाँ नाउन है कहाँ वर्ब है। पहले तो कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना। आई थिंक आपको नाउन और प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो। ओके, नाउ लेट अस मूव टू कंजंक्शन एंड प्रेपोजिशन। और एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है कि मैंने आपको बोला, थोड़ा सा जीरेंड इन्फिनेटिव वाला भी आप वीडियो देख सकते हो। मैंने आपको बोला कि किसी भी वर्ड को सब्जेक्ट बनने या ऑब्जेक्ट बनने के लिए क्या होना है? नाउन। नाउन हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन सकता है। और थोड़ा वीडियोस देखना, हमारा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जीरेंड भी बन सकता है। जीरेंड भी सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का काम कर सकता है। और एक पार्ट है इन्फिनिटिव, थोड़ा सा वीडियो देखोगे नॉन फाइनाइट वाला, ये भी हमारा नाउन बन सकता है, सॉरी ये भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बन सकता है। क्यों? क्योंकि जीरेंड भी क्या है? जीरेंड भी वर्ब के आईएनजी फॉर्म में नाउन ही है। जब वर्ब का आईएनजी फॉर्म सेंटेंस में नाउन का काम करने लगे उसे क्या बोलते हैं? जीरेंड। और नाउन का काम करने के लिए उस जीरेंड को इधर सब्जेक्ट बनना होगा या ऑब्जेक्ट। इन्फिनिटिव किसे बोलते हैं? 2 + V1। और इन्फिनिटिव भी नाउन का काम करता है। और नाउन क्या है? नाउन का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि नाउन हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, ठीक है। तो अब ध्यान रखना है कि किसी भी वर्ड को सब्जेक्ट बनने के लिए क्या होना है? सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट होने के लिए नाउन। नाउन तो हमारा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होगा ही, साथ में जीरेंड और इन्फिनिटिव भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो सकता है, क्योंकि जीरेंड और इन्फिनिटिव भी तो नाउन का ही काम करता है। जैसे ये देखो, मैंने लिखा ही इंजॉयज स्विमिंग, और फिर लिखा मैंने स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ। इस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है? इस नीचे वाले सेंटेंस का सब्जेक्ट है स्विमिंग, ठीक है। और यहाँ का हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो भी है स्विमिंग। और ये स्विमिंग क्या है? हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट। लेकिन ये आईएनजी फॉर्म में है, तो ये क्या है? जीरेंड। तो जीरेंड भी सेंटेंस का सब्जेक्ट बन सकता है, क्योंकि जीरेंड भी तो नाउन ही होता है। जीरेंड भी हमारे सेंटेंस का ऑब्जेक्ट बन सकता है, क्योंकि जीरेंड भी नाउन ही होता है, बट डिफरेंस क्या है कि ये आईएनजी फॉर्म में। उसी तरह इन्फिनिटिव ले लो, ही लाइक्स टू स्विम,
ठीक है, ही लाइक्स टू स्विम, ये देखो ही क्या है, सब्जेक्ट, और ये क्या है, वर्ब, ये ऑब्जेक्ट है। लेकिन हमारा जो ऑब्जेक्ट है कौन से फॉर्म में है, 2+V1, इन्फिनेटिव फॉर्म में। और 2+V1 इन्फिनेटिव है, इन्फिनेटिव भी नाउन होता है और नाउन ही हमारा ऑब्जेक्ट हो सकता है। ओके, चलो ये तो हमने नाउन और प्रोनाउन के लिए डिटेल में डिस्कस किया। नाउ लेट अस मूव टू कंजंक्शन एंड प्रेपोजिशन, ताकि हमारा आज 8 में से 4 पार्ट ऑफ स्पीच क्लियर हो जाए। अब आ जाओ, इसको थोड़ा सा हम कंपैरिजन में पढ़ेंगे सो दैट योर टास्क बिकम्स इजियर। प्रेपोजिशन एंड कंजंक्शन, और प्रेपोजिशन का नाम ही है, इसको अगर तोड़ते हो ना तो ये क्या निकलता है, प्री प्लस पोजिशन। पोजिशन मतलब स्थान और प्री मतलब पहले, इसका मतलब है इसका स्थान पहले होता होगा, किसके पहले, नाउन या प्रोनाउन के पहले। तो prepositions are used, preposition is used, it is used before, इसका पोजीशन क्या होता है, नाउन और प्रोनाउन से पहले। ठीक है, जो हमारा प्रेपोजिशन का पोजीशन है या तो वो नाउन से पहले होगा, या तो प्रेपोजिशन को आइडेंटिफाई करना थोड़ा कुछ हद तक इजी हो गया, वो नाउन और प्रोनाउन के पहले आ गया। जैसे मैंने अभी आपको लाइक बताया था, लाइक मी के पहले आया था, मी प्रोनाउन था, तो हमारा लाइक क्या हो गया, प्रेपोजिशन हो गया। और चलो ये तो मैं पोजीशन बताया, और एग्जैक्टली प्रेपोजिशन होता क्या है, प्रेपोजिशंस आर रिलेटिंग वर्ड्स। प्रेपोजिशन रिलेटिंग वर्ड्स है, जैसे हम हिंदी में संबंध सूचक बोलते हैं, और ये तो संयोजक है। कंजंक्शंस आर ज्वाइनिंग वर्ड्स, ज्वाइन करता है। इफ समबडी आस्क्स यू कि बेसिक डिफरेंस प्रेपोजिशन और कंजंक्शन में क्या है, प्रेपोजिशन वर्ड्स को रिलेट करता है, रिलेटिंग वर्ड्स है, और कंजंक्शन ज्वाइन करता है। अब आपके दिमाग में आएगा, इसको हम संयोजक बोलते हैं, जंक्शन, जंक्शन का मतलब ही होता है जोड़ना, ज्वाइनिंग वर्ड्स है, तो ये किसको ज्वाइन करता होगा, ये भी दिमाग में आ रहा होगा। कंजंक्शन सबसे वफादार टॉपिक है, वर्ड को वर्ड से जोड़ेगा, फ्रेज को फ्रेज से जोड़ेगा, क्लॉज को क्लॉज से जोड़ेगा, सेंटेंस को सेंटेंस से जोड़ेगा। एक वीडियोस में अभी मैं बताने लगूँ तो बहुत टाइम निकल जाएगा, एक वीडियो में मैं आपको क्लियर करूँगी डिटेल में, अभी तो बस ऊपर ऊपर बता दे रही हूँ। व्हाट इज़ वर्ड, वर्ड तो आपको पता है, वर्ड शब्द होते हैं। व्हाट इज़ फ्रेज, फ्रेज इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ओके, फ्रेज किसे बोलते हैं, वर्ड्स के समूह को फ्रेज बोलते हैं, और फ्रेज मीनिंगफुल सेंस नहीं देता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रेज होते हैं, वो हम वीडियोज़ में करेंगे। और व्हाट इज क्लॉज, जब भी सेंटेंस में, ये तो फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच डज नॉट कन्वे अ मीनिंगफुल सेंस, बट क्लॉज मीनिंगफुल सेंस देता है, सेंटेंस भी मीनिंगफुल सेंस देता है। सेंटेंस क्लॉज में क्या कॉम्बिनेशन आना चाहिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, और जहाँ भी सब्जेक्ट के साथ वर्ब आ गया ना तो वो एक मीनिंगफुल सेंस देगा। और क्लॉज भी क्या देता है, सेंटेंस में भी सब्जेक्ट प्लस वर्ब आता है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मैम क्लॉज और सेंटेंस में क्या डिफरेंस है। मैंने अभी बोला अभी करवाने लगूंगी तो टाइम लग जाएगा, नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल में करेंगे कि क्या क्लॉज होता है और कौन सा सेंटेंस होता है, क्योंकि दोनों में तो सब्जेक्ट वर्ब आता है, मीनिंगफुल, दोनों मीनिंगफुल सेंस देता है क्योंकि दोनों के पास सब्जेक्ट वर्ब है। बट फ्रेज मीनिंगफुल सेंस नहीं देता है क्योंकि फ्रेज के पास सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता है। बस थोड़ा सा बताती हूँ, ऑल क्लॉजेज आर नॉट सेंटेंसेस, ठीक है, बट ऑल सेंटेंसेज आर क्लॉजेज। हर सेंटेंस क्लॉज हो सकता है बट हर क्लॉज सेंटेंस नहीं हो सकता, इसलिए क्योंकि हर क्लॉज मीनिंगफुल सेंस नहीं देता है बट सेंटेंस मीनिंगफुल सेंस देता है। क्लॉज में भी दो टाइप के क्लॉज होते हैं, एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट। तो इंडिपेंडेंट क्लॉज तो मीनिंगफुल सेंस देता है बट डिपेंडेंट वाला नहीं देता है। चलो आप उतना अभी गहराई में जाओ ही मत, बस आप अभी देखो, क्लॉज में भी सब्जेक्ट वर्ब होता है, सेंटेंस में भी सब्जेक्ट वर्ब होता है, और दोनों मीनिंगफुल सेंस देता है। दोनों में एग्जैक्टली क्या डिफरेंस है, फ्रेज, क्लॉज और सेंटेंस का एक अलग वीडियो बन जाएगा। बस आप अभी इतना याद रखो कि कंजंक्शन इसको जोड़ता है और प्रेपोजिशन का काम होता है रिलेट करना, नाउन या प्रोनाउन से पहले आता है। ठीक है, अब मैं आपको कुछ वर्ड्स दे रही हूँ जहाँ पे आप आइडेंटिफाई करोगे कि कहाँ वो प्रेपोजिशन है और कहाँ वो कंजंक्शन। ये जोड़ता है, और याद रखना ये जोड़ता है और सबसे वफादार है। वर्ड को फ्रेज से नहीं जोड़ेगा, जब भी जोड़ेगा वर्ड को वर्ड से, पार्टी नहीं बदलेगा। फ्रेज को फ्रेज से, क्लॉज को क्लॉज से, सेंटेंस को सेंटेंस से। एक छोटा सा चलो यहाँ पे एग्जाम्पल दे रही हूँ, जैसे मैंने लिखा आई विल मीट हिम एट हिज ऑफिस, एट हिज हाउस, ठीक है,
और एट हिज ऑफिस। अब देखो, मैंने बोला कि मैं उससे मिलूंगी, या तो उसके घर पे मिलूंगी या तो उसके ऑफिस में। ये जो एट हिज हाउस है ना, ये एक फ्रेज है, प्रेपोजिशनल फ्रेज। फ्रेज किसे बोलते हैं? फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। देखो मैंने लिख दिया एट हिज हाउस, मैंने ये बोल के छोड़ दिया, तो आपको लगेगा ना ये क्या बोल रहे हैं मैम, एट हिज हाउस क्या, एट हिज हाउस में क्या, कुछ आगे पीछे आप नहीं बता रहे हो। तो ये एक फ्रेज है। फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, वर्ड्स के समूह से बना, या वो 2 वर्ड हो या 2 से ज़्यादा हो। और फ्रेज मीनिंगफुल सेंस नहीं देता है, क्योंकि फ्रेज के पास ना तो सब्जेक्ट है ना तो वर्ब है। तो ये एक फ्रेज है एट हिज हाउस, और एक ये फ्रेज है एट हिज ऑफिस। और इन दोनों फ्रेज को कौन जोड़ रहा है? ये कंजंक्शन जोड़ रहा है। तो और क्या हो गया? कंजंक्शन। कंजंक्शन चीज़ों को जोड़ता है। अगर मैंने लिखा ही सेड, अभी मैं थोड़ा ऊपर ऊपर बता दे रही हूँ, ही सेड दैट ही वुड कम। ऊपर ऊपर बोलते बोलते डीप में चली जा रही हूँ मैं। ये देखो, ही सेड दैट ही वुड कम। ही क्या है? सब्जेक्ट, और सेड क्या है? वर्ब। सब्जेक्ट वर्ब, अभी मैंने बोला सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन क्या बनाता है? क्लॉज। इसको हम हिंदी में उपवाक्य बोलते हैं। और ही वुड कम, ही क्या है? सब्जेक्ट, और ये भी एक क्लॉज है, सॉरी वर्ब है, ठीक है। और सब्जेक्ट और वर्ब मिलके क्या बनाया? क्लॉज। और इन दोनों क्लॉज को कौन जोड़ रहा है? उसने कहा था कि वो आएगा, इन दोनों क्लॉज को जोड़ रहा है दैट। तो दैट हमारा क्या हो गया? कंजंक्शन। तो देखो कंजंक्शन सेम पार्ट ऑफ स्पीच को जोड़ता है। बस मुझे आपको यहाँ पे बताना था कि कंजंक्शन बहुत वफादार होता है, पार्टी नहीं बदलता है। यहाँ पे कंजंक्शन ने फ्रेज को फ्रेज से जोड़ा, यहाँ पे कंजंक्शन ने क्लॉज को क्लॉज से जोड़ा, वैसे ही कंजंक्शन सेंटेंस को सेंटेंस से जोड़ेगा, ठीक है। चलो अभी मैं आपको कुछ सेंटेंसेस 3-4 दे रही हूँ, जहाँ पे आप मुझे बताओगे कि कहाँ प्रेपोजिशन है और कहाँ कंजंक्शन। फिर हम नेक्स्ट वीडियोस में आपका कवर करेंगे और भी बहुत सारी चीज़ें। अभी तो मैं आपको प्रेपोजिशन और कंजंक्शन के बीच का डिफरेंस समझा रही हूँ, बट लेटर वी विल डू द डिफरेंस बिटवीन प्रेपोजिशन एंड एडवर्ब ऑल्सो। वहाँ भी दिक्कत आती है बच्चों। एक और सेंटेंस कर लेते। Because a single word in a sentence can act as a preposition also, as a conjunction also. एक single word preposition का भी काम कर सकता है, conjunction का भी। वो तो आपको डिसाइड करना है कि सेंटेंस में उसका फंक्शन क्या है। फंक्शन के अकॉर्डिंग हम अपना पार्ट ऑफ स्पीच जो है नाम देते हैं। नाउन है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है। द डॉग रैन आफ्टर द कैट। देखो मैंने यहाँ भी आफ्टर यूज़ किया है, ठीक है, और यहाँ भी आफ्टर यूज़ किया है, यहाँ भी सिंस यूज़ किया है, यहाँ भी सिंस है, और यहाँ भी फॉर है। सिंस प्रेपोजिशन भी हो सकता है, सिंस कंजंक्शन भी हो सकता है। अगेन आफ्टर प्रेपोजिशन कंजंक्शन सेम यूज़ हो सकता है। अभी तो मैंने आपको प्रेपोजिशन और कंजंक्शन के बीच का डिफरेंस बताया। होपफुली अब आप पता कर पाओगे कहाँ प्रेपोजिशन है और कहाँ कंजंक्शन है। देखो, द डॉग रैन आफ्टर द कैट। ये आफ्टर किसके पहले लगा है? कैट के पहले। और कैट क्या है? नाउन है, और नाउन के पहले लग रहा है, तो ये क्या है? प्रेपोजिशन है। यहाँ का आफ्टर क्या है? प्रेपोजिशन, क्योंकि प्रेपोजिशन का पोजिशन ही होता है नाउन से पहले। और इसी नाउन या प्रोनाउन के बाद कोई वर्ब आ गया ना, तो वो तो क्लॉज बन जाएगा। ये देखो, ही केम आफ्टर आई हैड लेफ्ट।
जब मैं जा चुका था उसके बाद वो आया। अब देखो यहाँ ये ही क्या है, सब्जेक्ट। ये अकेला प्रेपोजिशन, जैसे मैंने बोला कि प्रेपोजिशन किसके साथ आता है, नाउन या प्रोनाउन के साथ। तो यहाँ तो प्रोनाउन है, आपके दिमाग में आएगा कि मैम यहाँ तो प्रोनाउन है, बट अकेला प्रोनाउन नहीं है ना, साथ में वर्ब भी तो है। और सब्जेक्ट और वर्ब मिलके क्या बना रहा है, सब्जेक्ट और वर्ब मिलके क्लॉज बना रहा है। और प्रेपोजिशन कभी भी क्लॉज को नहीं जोड़ता है, कंजंक्शन क्लॉज को जोड़ता है। तो यहाँ का आफ्टर किसका काम कर रहा है, यहाँ का आफ्टर इज एक्टिंग एज अ कंजंक्शन। वाई? और अभी मैंने बोला कंजंक्शन पार्टी नहीं बदलता है, तो कंजंक्शन जोड़ रहा है। ही क्या है, सब्जेक्ट। केम क्या है, क्लॉज, सॉरी केम क्या है, वर्ब। और सब्जेक्ट और वर्ब मिलके क्या बनाता है, क्लॉज। यहाँ एक क्लॉज है, यहाँ एक क्लॉज है, और ये दोनों क्लॉज को कौन जोड़ा है, आफ्टर। तो यहाँ का आफ्टर कंजंक्शन है, बट आफ्टर ओवर हियर वाज एक्टिंग एज अ नाउन के पहले यूज है प्रेपोजिशन। आई हैव नॉट मेट हिम सिंस जनवरी, मैं उससे जनवरी से नहीं मिला। अब देखो पोजीशन, देखो वर्ड के पोजीशन से भी डिसाइड कर सकते हो कि वो है क्या। जनवरी हमारा नाउन है, और नाउन के पहले इसका पोजीशन है, इसका मतलब ये क्या है, प्रेपोजिशन। अब यहाँ पे यहाँ का सिंस प्रेपोजिशन। नेक्स्ट देखो, आई हैव नॉट मेट हिम सिंस ही लेफ्ट, जब से वो गया तब से मैं उससे नहीं मिला हूँ। यहाँ देखो सिंस, ये क्या हमारा ही सब्जेक्ट है और लेफ्ट वर्ब है, और जब सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन आए दैट इज अ क्लॉज। और क्लॉज के साथ क्लॉज और क्लॉज को जोड़ने का काम कंजंक्शन करेगा। तो सिंस ओवर हियर इज एक्टिंग एज अ प्रेपोजिशन, इन द नेक्स्ट सेंटेंस सिंस ओवर हियर इज एक्टिंग एज अ कंजंक्शन। अगेन ही डाइड फॉर हिज कंट्री, अपने कंट्री के लिए डाइड हो गया। हिज कंट्री, यहाँ का सब ये हिज नहीं देखेंगे, कंट्री देखेंगे, ठीक है। कंट्री, वो हिज के लिए नहीं मरा, कंट्री के लिए, और कंट्री नाउन है, और नाउन के पहले लगा है, इसका मतलब है प्रेपोजिशन। ही कुड नॉट कम फॉर ही वॉज इल, हम फॉर से रीज़न भी बताते हैं, चूंकि वो नहीं आया क्योंकि वो बीमार, ठीक है। फॉर से हम रीज़न भी बताते हैं। ही सब्जेक्ट है और ये वर्ब है, और सब्जेक्ट वर्ब मिल के क्या बना रहा है, क्लॉज। और क्लॉज को क्लॉज, ही यहाँ भी ही सब्जेक्ट है, कुड नॉट कम वर्ब है, सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन आया क्लॉज, क्लॉज ने क्लॉज को जोड़ा, ओवर हियर इज अ कंजंक्शन। ओके, तो आई हैव ट्राइड माई बेस्ट कि आपको फंडामेंटल्स में क्लियर कर दूँ वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच, सो डैट आगे आपको दिक्कत नहीं हो, ठीक है। तो चलो हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच में, विल कवर दिस एडवर्ब, एडजेक्टिव एंड ऑल। चलो, और वीडियोज़ अगर अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करो, कमेंट बॉक्स में कमेंट्स देते रहो, बेल आइकॉन है प्रेस करो उसको, ताकि वीडियो के अपडेट्स मिलते रहे, और वीडियोज़ तो आपको लगातार मिल रहे हैं। तो इफ़ योर टीचर इज़ वर्किंग फॉर यू, तो मुझे भी रिजल्ट चाहिए। रिजल्ट चाहिए मतलब एग्ज़ाम्स क्वालिफाई करके पर्सनली मुझे मैसेज करो, आई विल बी द हैप्पीएस्ट पर्सन अगर आप एग्ज़ाम्स क्वालिफाई करते हो। बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं, बाहर से भी कमेंट्स आ रहे हो कि मैम रियली वी आर इम्प्रूविंग, सो दिस इज़ अ बूस्ट फॉर द टीचर। आप इम्प्रूव करोगे, यहाँ टीचर भी इम्प्रूव करेंगे। चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, थैंक यू।